बीच वक्तव्य के लिए मैं आदरणीय स्वराज सिंह बेचन जी से निवेदन करता हूँ कि मंच पर। बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं यहाँ के हिंदी विभाग का आभारी हूँ, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच आकर अपनी बात रखूं। और यह भी कुछ अच्छा ही किया कि बीज वक्तव्य के लिए चुना, क्योंकि बीज छोटा होता है, छोटी बात कर लूंगा मैं, बाकी बरगद हमारे सामने है, बड़े बड़े वृक्ष, वो फैलाव की बात करेंगे। मुझे बीज के लिए चुना गया है, मैं बहुत आभारी हूँ। मंच पर उपस्थित प्रोफेसर एम श्यामराव जी, अनुपस्थित कुलपति महोदय, प्रोफेसर भगवान गोवाड़े जी, मेरे साथी मित्र प्रोफेसर रामेश्वर राय जी, प्रोफेसर राजकुमार जी, प्रोफेसर M.T. अंसारी साहब, प्रकाश वार्डे जी, डॉक्टर जे आत्माराम जी, मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित शोधार्थी छात्र और फैकल्टी मेंबर्स, मुझे ये बात कहाँ से शुरू करनी चाहिए। असल में विषय मेरा अपना है और इस विषय पर वो कहते हैं कि साहित्यिक रूप में जब से होश संभाला, इस विषय पर सोचते रहे, जो संभव हुआ योगदान करते रहे, और आज स्थिति यह है कि आपके साथ उस अनुभव को, उस ज्ञान को, जो कुछ भी अल्प और सीमित ज्ञान इस 60-65 साल की उम्र तक हासिल किया, विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, साहित्य अध्ययन और साहित्य का लेखन, ये सब करते हुए अब हम इस बात पर सोचते हैं कि आखिर इस विमर्श की बुनियाद क्या है, ये विमर्श चला कहाँ से, इस विमर्श का उद्देश्य क्या है, ये विमर्श हमारे साहित्य में, जो पूरा भारतीय साहित्य है, उसमें हस्तक्षेप क्या करता है, नई बात क्या कहता है, इसकी जीवंतता और सार्थकता क्या है, ये हमें ले कहाँ जा रहा है, ये सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं। मुझे ये लगता है कि इसमें जो लीडिंग डिस्कोर्स है वो दलित डिस्कोर्स है, या फिर इसको अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अगर हम देखेंगे तो फिर ब्लैक लिटरेचर आ जाता है, नीग्रो साहित्य आ जाता है, और दुनिया के वो तमाम देश जिनमें हाशिए के लोग कहिए या बहिष्कृत लोग कहिए या नस्ल और रंग के नजरिए से उपेक्षित हुए, या जो इक्वलिटी है उससे दूर किए गए, समता स्वतंत्रता के मूल्यों से दूर किए गए, उन लोगों के अनुभव, उन लोगों का संघर्ष, ये डिस्कोर्स वहां से चलता है। जैसा कि मैंने कहा कि ये लीडिंग डिस्कोर्स जो है वो दलित साहित्य का है, दलित पैंथर का है, और वो प्रभावित है ब्लैक लिटरेचर से। और बड़ी बात और खास बात जो हमारे देश के लिए है वो है भारतीय संविधान। भारत में लोकतंत्र
समता और स्वतंत्रता की वो लड़ाई जो आजादी के समांतर चली, आजादी की लड़ाई के समांतर चली, जब हमारे देश में तमाम नेता, बुद्धिजीवी स्वराज का संघर्ष कर रहे थे, स्वराज चाहिए हमको, ठीक उसी समय दलित आंदोलन आता है, बाबा साहब अम्बेडकर लीड करते हैं और वो बराबर इस बात को कहते हैं कि स्वराज हो तो ऐसा हो जिसमें हमारा भी कुछ राज हो। मूकनायक के संपादकीय अगर आप देखेंगे तो उसमें बराबर उनके शीर्षक हैं, स्वराज है हमारे ऊपर राज। वो गांधी जी से बहस करते हैं, तिलक के साथ बहस करते हैं, और तिलक जब कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाबा साहब कहते हैं कि अस्पृश्यता उन्मूलन हमारा भी जन्मसिद्ध अधिकार है। देश आजाद अगर होता है और अस्पृश्यता कायम रहती है तो फिर हमारे लिए आजादी का कोई मायने नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। और इस तरह से ये जो विमर्श है वो लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बुनियाद पर खड़ा होता है। उद्देश्य तो मनुष्य को समानता, मनुष्य को आजाद करने का सवाल है। साहित्य उसमें सहायक होता है। साहित्य हमारी मानसिकता तैयार करने में सहायक होता है। साहित्य हमारा मनोविज्ञान बदलने में सहायक होता है। और इस दृष्टि से जब हम ये देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा साहित्य, परंपरागत साहित्य है, उस साहित्य से दलित साहित्य का संघर्ष क्या है या उससे उसकी मांग क्या है। ये अपनी अभिव्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन मांगता है सामूहिक अभिव्यक्ति में। ये विविधता का सवाल है और विविधता जो है वो साहित्य में कहीं अलग से नहीं, वो जो हमारे समाज में विविधता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, जो सामाजिक विविधता है, उसको ही वो साहित्य में उसका ही प्रतिबिंबन देखना चाहता है। साहित्य में हमारी विविधता क्यों नहीं है? कोई ऐसी बात नहीं है कि दलित साहित्य कोई अलग से कोई राष्ट्र मांगता हो या अलग से अपने लिए कोई अतिरिक्त आजादी मांगता हो या अतिरिक्त सुविधा मांगता हो, कुछ नहीं। समता, स्वतंत्रता, उसी लक्ष्य को लेकर चल रहा है। वो संविधान संगत भी है, वो समाज संगत भी है, फिर वही साहित्य में उसी की आवाज लगातार उठाई जाती है। अब इसमें मैंने जैसा कहा कि नया क्या है, जोड़ना क्या है, बदलना क्या है, साहित्य तो हमारे पास मौजूद था ही। फिर ये दलित साहित्य, और दलित साहित्य से ही प्रभावित है स्त्री साहित्य, क्योंकि जब दलितों ने कहा कि हम समता स्वतंत्रता की मांग करेंगे, आजादी चाहिए, तो स्त्रियों ने कहा हमें भी पुरुषों से आजादी चाहिए। और फिर स्त्रियों के साथ साथ फिर बहुत सारे विमर्श खड़े हो गए। ये थर्ड जेंडर ने कहा कि हमको भी आजादी चाहिए, हमको भी, हमारा भी विमर्श है, हमारी भी बात सुनी जानी चाहिए। और फिर इसका विस्तार करते गए कि भाई विमर्श है तो पर्यावरण विमर्श भी है, युवा विमर्श भी है, किसान विमर्श भी है, तमाम सारे विमर्श उसी एक बुनियाद पर खड़े होते चले गए। अच्छी बात यह है कि जितने भी विमर्श हैं अंततोगत्वा वो संविधान संगत हैं, जो मांग करते हैं, चाहे तो स्त्रियों की आजादी की मांग हो, बराबरी की मांग हो, और चाहे वो युवाओं की मांग हो, चाहे हमारे दूसरे विमर्श हो, वो सभी विमर्श हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल हैं। और इसीलिए जितने भी जागरूक बुद्धिजीवी हैं, जितने भी मानवतावादी बुद्धिजीवी हैं, और जितने भी विचारक हैं जो साहित्य में विविधता पसंद हैं, वो इसका समर्थन करते हैं।
जैसा कि मैं कह रहा था कि एक विरोधाभास से झगड़ा है जो दलित साहित्य के विरोध के रूप में आता रहा है, वो ये है कि हमारा परंपरागत साहित्य जब भी सामने आता है, अगर अपने परंपरागत रूप में, तो वो क्या लेकर आता है? वो लेकर आता है राजशाही के मूल्य, वो लेकर आता है सामंतवादी मूल्य, वो लेकर आता है परंपरागत सोच। अब चूंकि साहित्य एक समय की चीज तो है नहीं, सदियों से चला आ रहा है। अभिव्यक्तियां जुड़ती रही साहित्य में, कितने बाद आए, कितने काल आए, कितने विचार आए, उनमें चीजें जुड़ती आई हैं। तो फिर ये विरोधाभास वाली बात जो मैं कह रहा हूं, वो ये है कि हर लेखक, हर विचारक अपने परिवेश से, अपनी संस्कृति से, अपने स्वभाव से, अपने वातावरण से गहरा जुड़ा होता है, गहरा प्रभावित होता है। तो जो लोग जातीय वर्चस्व के साहित्य की वकालत करते रहे या दलित साहित्य को एक विभाजक साहित्य के रूप में चिन्हित करते रहे, आरोपित करते रहे कि ये जातीय बंटवारा है, उन लोगों ने इस बात को कम महत्व दिया कि जब हम सदियों की